हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आईटीआई जो लोग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन आज का कवर किया गया है, एक बुक से क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो आपका चैप्टर इसमें कवर किया गया है चुंबकत्व चैप्टर से, इसमें आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड किया जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको 15 क्वेश्चन बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक विद्युत चुंबक में 50 फेरे हैं जिनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चुंबकीय परिपथ की लंबाई 200 मिलीमीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सूत्र क्या होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है फेरों की संख्या गुणे प्रवाहित धारा अपान परिपथ की लंबाई। तो फेरों की संख्या कितनी है दोस्तों, चलिए पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें आपको दिया क्या गया है। तो यहाँ पर फेरों की संख्या 50 दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर n बराबर हमारा कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। और यहाँ पर आई हमारा कितना दे दिया गया, 1 एम्पियर। इसको हम एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। और यहाँ पर हमारा कितना दिया गया, 200 कितना दिया गया है, 200 लंबाई दिया गया, अर्थात एल का यहाँ पर मान दे दिया गया हमारा 200 mm, जो कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, मीटर में जब हम करेंगे तब। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमसे एक और चीज़ पूछा गया है, जो कि यहाँ पर हमको क्या पहले मिल गया, पहले इसको ध्यान रखिए। तो हमको n प्राप्त हो गया और यहाँ पर हमारा i भी प्राप्त हो गया और l भी प्राप्त हो गया। तो हमारा सूत्र होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये फेरों की संख्या गुणे प्रवाहित धारा अपान परिपथ की लंबाई, अर्थात यहाँ पर हमारा हो जाएगा h बराबर 50 गुणे 1/200 गुणे 10⁻³ ये जो आपका 200 गुणे 10⁻³ मैंने लिखा है, ये आपका जो है एल का यहाँ पर जो दिया गया है वो है, और 50 जो दिया गया आपका एन है, अर्थात फेरों की संख्या है, और इसमें धारा जो दिया गया वो आपका आई यहाँ पर एक जो दिया गया वो है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ये आपका जो 200 दिया गया है इसमें 10⁻³ है, तो इसमें आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 50 गुणे 10/2 हो जाएगा। अब तब यहाँ पर इसको कटाइए तो ये आपका 50 गुणे 10 बराबर 500 ये हो जाएगा, और बटे 2 दिया गया है तो ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 250 किस में आएगा, ये एम्पियर टर्न प्रति मीटर में आएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 250 एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक खाली स्थान राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश है, अर्थात वेक्टर राशि है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव सतह रहते हैं, हमेशा समानांतर या हमेशा 90 अंश पर या किसी भी कोण पर झुके, या ए व बी दोनों। तो दोस्तों कोई विद्युत क्षेत्र रेखा और सममित सतह हमेशा 90 अंश या लंबवत होते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हमेशा 90 अंश। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक धारा प्रवाह वाले चालक जो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है बल महसूस करता है। तो दोस्तों देखिए, धारा प्रवाह वाले चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रख दिया जाए
तो उसमें कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस चालक पर लगने वाले बल का मान भी शून्य हो जाएगा, अर्थात चालक पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। और समानांतर रखने का जो कारण है वो आपका जो थीटा का मान होता है यहाँ पर शून्य हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा 0। तो ए ऑप्शन हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किन यंत्रों से शैथिल्य हानियाँ शून्य होती है? यहाँ पर दिया गया है PMMC, बी ऑप्शन दिया गया है MI और सी ऑप्शन दिया गया है दोनों और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, अस्थाई चुंबक जो होता है ये प्रारूपी बल कुंडली उपयंत्रों में शैथिल्य हानियाँ जो होती है इसकी शून्य होती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शैथिल्य हानियाँ प्रत्यावर्ती धारा में उसके प्रत्यावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और अस्थाई चुंबक प्रारूपी जो होता है ये चल कुंडली PMMC जो होता है ये उपयंत्र से केवल दृष्टि धारा का ही मापन इससे किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसमें हमारा सही आंसर दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अर्थात PMMC। क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि किन यंत्रों में शैथिल्य हानियाँ शून्य होती है, तो PMMC में जो शैथिल्य हानि होती है ये शून्य होती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है लेंज के नियम से या प्लूमिंग के दाहिने हाथ के नियम से या ए व बी दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए जो यहाँ पर पूछा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है लेंज के नियम तथा फ्लोमिंग के दाहिने हाथ के नियम से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी हमारा क्या है, दोनों हमारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लेंज के नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं और फ्लोमिंग के दाहिने हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक परिणाम है? लेंज का नियम या मूरे का नियम या फैराडे का नियम या केपलर का नियम? तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक परिणाम जो है लेंज का नियम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि हम कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में चुंबक की गति का यदि विरोध न करें तो हमें बिना कोई कार्य किए ही लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, जो कि ये असंभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, लेंज का नियम। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चुंबक कितने प्रकार का होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। देखिए चुंबक जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला आपका हो जाता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका हो जाता है कृत्रिम चुंबक। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि दो प्रकार के होते हैं। और यदि इसकी परिभाषा पूछ दिया जाए आपको तो एक कह सकते हैं कि इस प्रकार के चुंबक जो होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक चुंबक, जैसे कि पृथ्वी से कच्ची धातुओं के रूप में निकालना, ये आपके प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत आ जाते हैं। और कृत्रिम चुंबक में क्या होता है, ये चुंबक को कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका दो प्रकार का हो जाता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, गैंग संधारित्र में स्थिर भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? स्टेटर या ट्रिमर या रोटर या पैडर? तो दोस्तों जो गैंग संधारित्र होता है इसमें दो भाग होते हैं, ठीक है। इसके स्थिर भाग को स्टेटर और जो घूमने वाले भाग होते हैं उसको हम रोटर कहते हैं। और जो गैंग संधारित्र होती है इसकी पत्तियां जो होती है क्षेत्रफल के अनुसार इसको बढ़ाया जाता है और धारिता जो होती है इसकी अधिक हो जाती है जब बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि गैंग संधारित्र में स्थिर भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेटर नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की दिशा का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रयुक्त होती है? कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया क्रूफ का, यहाँ पर दिया गया केवल क्वेश्चन में कि विद्युत वाहक बल की दिशा का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रयुक्त होती है, मतलब कौन सा नियम प्रयुक्त होता है? कार्क स्क्रू का नियम या एंड रूल या फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम या हेलिक्स नियम? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम के लिए हम चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए हम ज्ञात करते हैं, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया, जो कि हमारा होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। यदि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से सिरेमिक संधारित्र की वोल्टेज सहन क्षमता कितनी होती है? 1000 वोल्ट या 5000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट या 4500 वोल्ट। तो दोस्तों जो सिरेमिक संधारित्र होते हैं इसकी जो वोल्टेज सहन की जो क्षमता होती है 10,000 वोल्ट तक होती है। और इसमें जो होता है पैरावैद्युत पदार्थ के रूप में सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, बेरियम, टर्नेट और इसमें बहुत सारे उपयोग किए जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अत्यधिक तापमान के प्रभाव को सहन करने की क्षमता निम्न में से किस संधारित्र की होती है? माइका या सिरेमिक या प्लास्टिक फिल्म या एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो अत्यधिक तापमान के प्रभाव को जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो आपकी माइका की होती है। ठीक है, अर्थात माइका संधारित्र में होती है। और इसकी यदि धारिता पूछ दिया जाए कि इसकी धारिता कितनी होती है तो इसका 1 माइक्रोफैराड से 0.035 माइक्रोफैराड की परास की होती है। और ये जो होती है 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक की ये आपकी कार्यकारी वोल्टेज को सहन कर सकती है, अर्थात वोल्टता के रूप में इतनी आपको सहन कर सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका होता है यह एक स्थिर संधारित्र होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात माइका। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि परिवर्तनशील संधारित्र निम्न में से कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 2, 5, 3 और 4। तो देखिए दोस्तों जो आपका परिवर्तनशील संधारित्र पूछा गया है तो ये जो आपके होते हैं कितने होते हैं? तो ये आपके दो होते हैं, जैसे कि ट्रिमर संधारित्र हो गया और गैंग संधारित्र, जिसको हम यहाँ पर पैडर संधारित्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अर्थात ये जो होते हैं 5 होते हैं। कितना होता है दोस्तों? 5 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो परिवर्तन संधारित्र जो मुख्य रूप से होते हैं ये 3 ही होते हैं, लेकिन इसके भाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के संधारित्र में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं? देखिए ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आपका एयर संधारित्र होता है ये एक ऐसे प्रकार का संधारित्र है जिसमें कि स्थिर व परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए, एयर संधारित्र जो होता है एक ऐसे प्रकार का संधारित्र है जिसमें कि स्थिर व परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं। और इसका संधारित्र का जो उपयोग होता है रेडियो रिसीवर ट्यूनिंग के लिए किया जाता है, ज़्यादातर इसके लिए ये किया जाता है। और इसका जो यहाँ पर मान पूछ दिया जाए तो इसका होता है 100 पावर फैक्टर तक इसका होता है। ठीक है, और एक ये आपका माइक्रो फैराड तक भी होता है, जिसको ध्यान रखिएगा। तो 100 पावर फैक्टर से ये आपका एक माइक्रो फैराड तक होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी, ये सी सही हो जाता है एयर संधारित्र। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस संधारित्र को बनाते समय अभ्रक की पत्तियों को रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पैडर संधारित्र या सिरेमिक संधारित्र या माइका संधारित्र या ट्रिमर संधारित्र। तो दोस्तों पैडर जो संधारित्र होता है इसको बनाते समय अभ्रक की पत्तियों का रोधक बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग की बात किया जाए तो इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, टीवी आदि इसमें बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? यहाँ पर दिया गया प्रज्ञामता, और बी ऑप्शन दिया गया फ्लक्स घनत्व, और सी ऑप्शन दिया रिलेक्टेंस, और यहाँ पर दिया गया चुंबकत्व वाहक बल।
तो दोस्तों जिस प्रकार विद्युत परिपथ में जो आपका ईएमएफ होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी प्रकार आपका चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ होता है, अर्थात मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स वह बल है जो कि चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करता है, और यदि इसकी यूनिट पूछ दिया जाए तो एम्पियर टर्न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि चुंबकत्व वाहक बल। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से कितनी होती है? 300 से 500 तक, या 250 से 400 तक, या 150 से 300 तक, या 200 से 1000 तक। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रबल रूप से चुंबकीय गुण आ जाता है, वे आपका लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे में यदि ले लें तो जैसे में आपका कोबाल्ट आता है, लोहा आता है, निकेल आता है और बहुत सारी धातु है। ठीक है, और इसकी चुंबकशीलता पूछ दिया जाए तो 200 से आपका 1000 तक होती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डाई मैग्नेटिक मटेरियल को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल है इस नाम से तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से किस और नाम से जाना जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, या अनुचुंबकीय पदार्थ, या यहाँ पर दिया गया लौह चुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होता है, वो आपके शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाने पर बहुत ही कम परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चुंबक हो जाते हैं जो कि अनुचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका हो गया जिसमें आपका अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक मटेरियल जिसको कहा जाता है, जैसे कि हीरा आ गया, नमक, जल, सोना आदि आ गए। ये जो होते हैं ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल इनको कहा जाता है, जो कि इनकी चुंबकशीलता एक से कुछ कम होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मार सकते हैं अनुचुंबकीय जो पदार्थ हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिसके अंतर्गत हम आते हैं हीरा, नमक, जल, सोना और बहुत सारी धातुएं आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत ही कम चुंबकीय गुण प्राप्त करते हैं, वे आपके अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। जैसे में ले लें तो एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज हो गया, या बहुत सारी धातुएं आ जाती हैं इसके अंदर। तो इसकी चुंबकशीलता जो होती है एक से बहुत ही कुछ कह सकते हैं कि ये आपकी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से डीमैग्नेटाइजेशन बल या विद्युत चुंबकन बल को क्या कहा जाता है? लूप, या निग्रह बल, या परमिशियस, या चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों चुंबकीय बल, देखिए चुंबकीय बल हटा देने के बाद शेष बचे चुंबकत्व की शक्ति को हम पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए लगाए जाने वाले डीमैग्नेटाइजेशन बल या विचुंबक बल को ही निग्रह बल कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन कवर किया गया था, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगा। पसंद आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।